मर्द हज़रात सब ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ आलम के सामने बुरहान भी अपनी हुबरू शख्सियत के साथ ब्लैक थ्री पीस सूट में बैठा था। आलम की सारी तवज्जो इनकी तरफ थी, जबकि कान में लगे आले से वो उसकी सारी बातें मुस्कुराहटे सुन रहा था। वहीं बुरहान उसके चेहरे पर मौजूद सूर सफ़ेद रंगत पर उस सिले निशान को देख रहा था, जैसे किसी ने काटा हो उसे। और कढ़ाई पर भी तो थी सुर्ख जली हुई स्किन, जैसे उस टुकड़े को आग लगाकर जलाया हो। वो पूरी तरह उसकी साथ की पहेली में उलझा हुआ था। रस्म का आगाज हो चुका था। पीले सुर्ख फूलों से सजे झूले में बैठा दाद नूर को बारी बारी सब हल्दी लगाने लगे। हूर मुस्कान के साथ आकर नूर को लगाने लगी। जहाँ हूर की आंखें नमती खुशी से, वहीं नूर की जगमगाने लगी। हूर, कल परसों आओगी ना? नूर ने उम्मीद से पूछा। वो हंसी। जरूर मेरी जान, तुम्हारी शादी है और हूर ना आए? उसके गालों पर हल्दी लगाते वो बोली। मुस्कान ने नूर को तो सही लगाई, पर दाँत के पास आती वो हाथ पूरा बढ़ाकर उसके मुंह पर मल चुकी थी। दाँत का हल्दी से भरा मुंह देखकर फिजा में भरपूर कहके गूंज उठे। और ये कहके किसी और के नहीं, उसके दोस्तों के थे, जो उससे कुछ फासले पर बैठे थे। ओ जालिमो, हमारी बारी कब आएगी? उन्होंने हाँक लगाई। वहां सब हंस पड़े। आ जाओ, फिर बताता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। उससे मुस्कान के समेत देखकर उन पर जताया। सॉरी, पर मैं आज कोई झगड़ा करने के मूड में नहीं। मुस्कान ने फौरन हरी झंडी दिखाई। वो साकित रह गया। मु, मुस, मुस्कान। पर वो इग्नोर करती हूर फेरी का हाथ पकड़े वहां से निकली। दाद की हालत काठों बदन में लहू ना हो जैसी हो गई। वहीं जीशान फहद वगैरह ने कहका लगाया था। शोर शराबा रूज पर पहुंच गया। तकरीब पूरे जोरों शोर से चल रही थी। यहाँ दाद का मुंह समेत पूरा वजूद हल्दी था और जोरदार चीखे धाइयां मार रहा था। इतना खूबसूरत है कि देखते पल के न झपका पाए। हाँ, कुछ डर लगता है, पर उससे जिस टेबल पर फेरी के साथ मुस्कान बिठा कर गई थी, पास से आवाज आई। अच्छा? दूसरी की हैरत भरी आवाज आई। हाँ, आया है, बैठा है अंदर। देखना, अभी इसके पास आएगा ना लेने। फिर उस लड़की को जैसे अब मालूम हुआ हो। वैसे बीवी कम नहीं है, इतनी हसीन अल्लाह किस्मत वाले को देता है। ये तीसरी की आवाज़ थी। वो टेबल पर सर टेकाए खामोशी से सुनने लगी। हुस्न का क्या करे बंदा जब वो किसी काम का नहीं। ये कोई औरत थी जो कहती मायने हेसी से हंसी थी। क्या मतलब? दूसरी उलझ गई। मतलब क्या भाई, हुस्न को घूट कर पिएगा वो। सुना था ये मनहूस सी अपने यार के साथ मिलकर माँ बाप को मरवा दिया था, फिर उसके साथ भाग गई और कई साल गायब रही। यहाँ उन्होंने पूरा पाकिस्तान एक कर लिया, पर इसके यार ने तो पता नहीं कौन से कोने में छुपाया था इसे कि मिल नहीं पाई। और फिर सालों बाद हाथ आई एक अस्पताल में लावारिस पड़ी मिली बुरहान को। तब थोड़ी ना इतनी हसीन थी, हड्डियां रह गई थी जिस्म में। सुना था उसके यार ने अपना मतलब निकाल कर दूसरे आदमी के हवाले कर दिया था। फिर उन्होंने उसे बेदर्दी से काट छाट कर बिल्कुल मुर्दा बनाकर रास्ते पर फेंक दिया। फिर उन्हें तजस्सुस हुआ। और आंखें मीची दर्द से सुन रही थी उस अनजान दास्तान को। क्या कोई उसके दर्द गम का अंदाजा लगा सकता था? इस वक्त वो मनहूस है, उससे अपने माँ बाप को मार दिया। महीनों बाद उसके दिमाग में वही चीजें शहर घोलने लगी। सारे वजूद पर जैसे चूंटियां चुभने लगी थी। उसके जख्मों से बहता खून, चूसी, और कोई मेहरबान हाथ उन्हें नोच कर दूर फेंक रहा था। अभी क्या हुआ? फेरी परेशान उसके मुंह से निकलती टेबल पर सफ़ेद झाग और आंखों से बहते रवानी से आंसू देखकर घबरा गई। और होरलैन की भोजल सी पलकें देखती खौफसदा हो गई, जबकि वो तो खुद को उसी जहन्नुम में महसूस कर रही थी। कोई उससे मुंह के बल जमीन पर लेटाए उसकी पीठ पर खंजर की नोक से उसकी सफ़ेद स्किन को काटने लगा था। आलम! वो अपने हाथ पांव सुन महसूस करती बड़बड़ाई। उसे याद था रोज की तरह आज उसने दवाई नहीं खाई थी, बल्कि जुबान के नीचे छुपाकर फिर आहिस्ता से थूकती थी, सिर्फ आलम को दिखाने के लिए कि अब वो ठीक है बिल्कुल। एन। दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठा आलम औरतों की बातें, शोर, गिलासों की आवाज़ से कहकाओं के बीच कुछ कुछ सुनना था। झटके से बड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखों में जैसे लहू उतर आया था। वो लंबे लंबे टाँग भरता सबको वहां हैरान छोड़कर भागा था। क्या हुआ? ये अचानक क्यों चला गया? कमाल साहब बौखला के खड़े हुए। चलो देखते हैं। वहां सब उनके पीछे लपके। मामा, पापा, वहां आप ही को पता नहीं क्या हुआ है। पेरी रोती हुई भागती मुस्कान के पास आई, जो नूर को रूम में छोड़कर
अब आसिया बेगम की हिदायत सुन रही थी। क्या हुआ उसे? मुस्कान हाथ में मौजूद हल्दी वाला थाल वहीं फेंक कर भागी। हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया लड़की? मर तो नहीं गई होगी ना? फिर क्यों मेरे बेटे की खुशियों को खराब कर रही है? उनकी नागवार बड़बड़ाहट गूंजी और झुककर थाल वापस समेटने लग गई। फेरी उन पर एक नजर डालती वापस भाग गई। एन शहजादी। वो उसके पास पहुंचता, उसका वजूद एकदम बाहों में भरकर सीने से लगा गया। आलम, चलो। वो मुंह उसके कोट पर साफ करती बड़बड़ाई। हुरुलैन। मुस्कान बुरहान दांत भागते उसके पास पहुंचे और साइड की आगोश में उसका वजूद देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ, सब ठीक है? मुस्कान ने हिम्मत करते पूछा। शट अप। वो अचानक हलक के बल दौड़ा कि हर किसी का दिल सहम कर कांप उठा। सब खौफजदा होकर उसकी आंखों में सुर्खी देखते पीछे होने लगे। यहाँ आओ तुम। बेहोश एंड की पीठ सहलाते उससे मुस्कान को पास बुलाया। बुरहान चौंका। क्या कहना है मुझसे कहो। उससे मुस्कान का बाजू पकड़कर खुद को आगे किया। उससे कोई बात नहीं थी, वो उसकी बीवी को मार रखता। साहिर ने कहर भरी नजरों से मुस्कान को देखा। दांत उसके रुके कदम देखकर दांत पीस गया। बोलो। वो बुरहान का बाजू झटक कर उसके सामने आ गई। तभी सईद ने बगैर फेरी को सीने से लगाए खड़े बुरहान के शौक सुर्ख चेहरे को देखे। दूसरी तरफ थर थर कांपती 3 लड़कियों और एक औरत को देखा। वहां सब जमा हो गए थे। हर कोई आंखें फैलाए उसे देख रहा था, जो बिगड़ा बिगड़ा खड़ा हुआ था। सजा दो उन्हें उनके दिमाग के हिसाब से। दिमाग में भरी स्टोरीज के स्टॉक को निकालो बाहर और भेज दो उन्हें लॉकअप में। इन्होंने सईद आलम की बीवी की जान लेने की कोशिश की है। सईद खूंखार लहजे में कहता वो वहां से निकला। उसके पीछे गार्ड्स भागते गए। उस फैसले को सुनते सारे माहौल पर सख्ता छाया था, जबकि खूनहार नजरों से मुस्कान बिफरी उन चारों को देख रही थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बुरहान उसके बीच आया। ये मेरा जाती मसला है एसपी, तुम बीच में नहीं आओगे। इन्होंने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। वो हुर्राई और झटिये से अपने वजूद में छुपा पिस्टल निकालकर सबको दहशतज़दा छोड़ दी। उन तीनों लड़कियों और औरत को बाहर चलने का इशारा दिया। अगर तुम उन्हें लेकर गई तो फिर यहाँ नहीं आओगी। मैं तुम पर केस करूंगा अगर तुमने इन्हें कुछ किया तो। बुरहान सर लहजे में बोला। कुछ पल तो मुस्कान सुन रहेगी उसकी बात सुनकर, और दूसरे ही लम्हे धाड़ी। चलो, वरना इस सारी गोलियां यहीं खोपड़ी में डाल दूंगी। उसकी हुर्राहट सबके कान सुन कर गई। यकायक हंसी खिलखिलाहट से वहां वहशत फैल गई और वो घसीट कर उन चारों को गन पॉइंट पर ले गई। मिशाल, नौशी, आलिया बेगम, हुरिया सब अंगिश बदंदान थीं। आसिया बेगम उस सत्ते में पीछे खड़ी ये सब देखती रहीं। सबके मुंह से जैसे जुबान निकल गई हो। फिर ये अनजान सहमी बुरहान की गर्दन में मुंह छुपाए हुए थी। दांत सा झड़कता आलिया बेगम लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ। माजरत आंटी, आपको ये सब फेस करना पड़ा। उसकी बात पर वो क्या कहती, खामोश थी। उनके सामने अभी रोती बिलखती औरतों को वो लड़की लेकर गई थी। क्या कह सकती थी वो? चलें। दुराब सुफियान ने उनसे कहा, तो वो फौरन हरासा सा हिलाकर उनके पीछे हुई, गाड़ियों की तरफ। यहाँ तक आसिया बेगम से मिलना भी याद नहीं रहा। उस लड़की के मुंह से बहती सफ़ेद झाग उनकी आंखों के सामने थी, जैसे उसे जहर खा लिया हो या किसी सांप ने डंक मार लिया हो। वैसे ही तो पीली पड़ रही थी वो। मैंने कहा था ना, नजर लग जाएगी। बच्ची को सब घूर कर देख रही थी। आलिया बेगम ने आयतल कुर्सी पर देखा। नहीं मामा, वहाँ बहुत कुछ कह रहे थे उसके बारे में। ये किसी। ऐसा कुछ नहीं, वो बस किडनैप हो गई थी। सुफियान ने बात काट कर कहा। हुरिया लब भींच गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी। कितनी हंसी लग रही थी, मुस्कुराती हंसी। 2 मिनट में क्या हाल बना दिया बच्ची का। और वो लड़की तो कितनी खतरनाक थी। बुरहान भाई की नहीं सुनी, घसीट कर लेगी उन्हें। अब क्या होगा? मिशाल परेशान मुस्तरब सी बोली। कुछ नहीं, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। दुराब ने नरमी से कहा। सब सहेल आ गई। मेहमान चामगोइयाँ करते आहिस्ता से रुखसत होने लगे। बुरहान फेरी को अपने रूम में सुलाकर मुस्कान के पीछे जाने वाला था, जबकि दाद उनके घर में जाते ही मुंह धोकर वहां से गाड़ी निकाल कर भागा। ये सब उसकी वजह से हुआ था। अगर वो मिस्सी को ना बताता आलम की इजाज़त ना देने की बात, तो आज ये कुछ नहीं होता। जानता भी था कि उसका इलाज चल रहा था। उसे खतरनाक जहर दिया गया था मारने के लिए, जो उसके दिमाग तक असर कर चुका था, आधे जिस्म पर फैल चुका था। फिर कैसे वो सब कुछ जानकर इतनी बड़ी गलती कर सकता है? आप सो जाएं सिम्मी जी, आलम को आने में देर हो जाएगी। वो अपने लिए कॉफ़ी का कप और उसके लिए चाय बनाए ट्रे में लेकर लाउंज में आया। सिमी ने पहले उसे फिर टेबल पर रखे चाय के कप को देखा।
फिर ये क्यों लाए हो? उसने तीखे चितवन से पूछा। आर्य मुस्कुराया और उसके चेहरे को देखा। मामला सारा ये है कि मैं कहूँगा आप जाएं आराम करें, फिर आप हीरोइन की तरह कहेंगी नहीं, उनके आने तक मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तब आप मुझसे मेरा अल तारुफ पूछेंगी और मैं अल शरीफ बंदा अपनी पूरी अल शराफत वाली ज़िंदगी आपके सामने खोल के रख दूंगा। पहले आपको मुझ पर अल तरस आएगा कि बगैर माँ बाप के बच्चे का ये हाल है। उसके बाद अल रहम, फिर दिन गुजरेंगे, आपको मुझसे अल अपनायत का एहसास होगा। मेरी नज़रों के सामने ना होने पर आप अल फिक्रमंदी हो जाएंगी। अल रूह में वल बेचैनी सी होने लगेगी। आप यूं ही मुझे अल सोचते मेरे लिए हर रोज़ कुछ बना के रखेंगी। फिर आपको फील होगा मेरा यानी माँ बदौलत का आपके अल मुबारक वल ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। उसके बाद अल आरिफ वल आरी से सिम्मी जी आपको मोहब्बत हो जाएगी और जब ये राज खुलेगा तो आप अल नाराज़ होंगी खुद से। उसके बाद हैप्पी शुरुआत। मुतबस्सिम नज़रों से उसकी फैली आंखों में देखता टांग पर टांग चढ़ाए, एक बाजू सोफे की पुश पर टिकाए, दूसरे हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का कप पकड़े वो छोटी चुस्कियां लेने लगा था। और ये सब हाली दिमाग पेट से नहीं होगा, सिर्फ बंदा ही खर्च होगा। इसलिए अल चुस्कियाँ भरें और आपके सामने मौजूद अल शरीफ बंदे का तारुफ पूछना शुरू करें। सिम्मी ने इस सारी बकवास पर दोनों हाथों में सर गिरा लिया। आर्य जो रिलैक्स बैठा शरीर नजरों से उसे देख रहा था, उसके हाथों में सर देखकर बड़बड़ा गया। फौरन सीधा हुआ। क्या हुआ सिम्मी जी, आपके सर में दर्द है? उससे कप टेबल पर रखा और उठकर उसके पास आना चाहा कि सिमी ने हाथ उठाकर उसे वहीं बैठने का इशारा दिया। वो सर हिलाता बैठ गया और परेशान मुस्तरिब होकर उसे देखने लगा। कौन न मर जाए इस मासूमियत पर, वो तड़क कर तंसिया बोली। नहीं नहीं, प्लीज़ आप न मरे, मैंने बड़ी प्लानिंग की है फ्यूचर की सिम्मी जी। वो मचल उठा। सिमी का दिल किया सामने रखा कप क्रिस्टल वॉस उस दिमाग से आ रही इंसान के सर पर दे मारे। मार दें, सोचे मत सिम्मी जी, मैं मोहब्बत की शुरुआत समझकर कबूल कर लूँगा। उससे फौरन कहा। सिमी घबरा गई। भला इस लड़के को कैसे मालूम हुआ वो क्या सोच रही है, पर सामने उसकी अपने चेहरे पर शहद रंग सुकड़ी नजरें देखकर वो पल को घबरा गई। बेसाख्ता ही पहलू बदला। एक तो उसका जी इंसान को सिच कर देता था, सिमी बहन भी तो कह सकता था, यहाँ भी वो उसे देखने से गुरेज करती सोचने लगी तो सही लम्बे वो अस्तगफिरुल्लाह बोला। सिमी सच में फुकला गई। कुछ पल खामोशी से उसकी चुस्कियों की आवाज़ पर गुजार गए। तुम्हें अरबी आती है? वो तंग आकर बोली। आरिफ दिलकशी से मुस्कुराया। तारुफ की सीढ़ी नंबर 1। उसके दिल में खुदगदी होने लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ लिख नहीं पाता, ना ही लिखा हुआ पढ़ पाता हूँ और ना ही उसे समझ पाता हूँ, बाकी बोल अच्छी लेता हूँ। वो मुस्कुराकर सच्चाई से बोला और फिर उसके तासुरात जांचने के लिए लबों से कप लगाकर आंखें सुकेड़ ली। ना लिख पाते हो ना लिखा पढ़ पाते हो, बल्कि समझ भी नहीं पाते, तो बोल कैसे लेते हो? वो शशर बोली। वो हल्का सा हंसा, जिस पर जैसे उसकी शहद रंग आंखें मुस्कुराईं। सिमी उलझन से उसके चेहरे पर नजरें नहीं डाल पा रही थी। वो उससे इस कदर बड़ी होने के बावजूद भी नर्वस हो रही थी। ये सारा कसूर उसकी सुकड़ी रूह को जांची नजरों से उलझती शरीर शहद रंग नजरों का था। इसमें कौन सी बड़ी सी बात है सिम्मी जी, आपने अपने अल शरीफ व अल आरी को समझा ही नहीं है। चले एक लफ्ज़ बता देता हूँ, अंता मा कुंता अबस अनहु। मुझे जिसकी थी वो तलाश हो तुम, खुशबू तेरी सांसों की, मेरी प्यास हो तुम। मतलब? सिमी ने लब दबाकर गुस्से से सुर्ख अनारी चेहरे से पूछा। वो बहुत नहीं तो थोड़ा कुछ समझ लेती थी अरबी को, और फिर उसमें लिखे साफ वाज़ेह बदतमीज जुमला वो कैसे नहीं पहचान पाती। सिम्मी जी, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे इनकी समझ नहीं आती। वो मासूमियत से बोला, वरना अंदाजा नहीं था कि वो समझ जाएगी। आज तो डबल तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, झूठ जो इतना बोल लिया है। वो खुद ही सोच कर शर्मिंदा हो गया। सिमी जैसे उसे घूरती समझ गई वो सच में उससे अनजान था। उससे गहरा सांस भरा। ऐसे नहीं बोलते, किससे बताया तुम्हें ये? अब वो एतराज़ उठाने लगी। फूल आरिफ के दिल पर बरस पड़े। वो सिम्मी जी मेरे दोस्त हैं, आपको तो मालूम है, मुझे समझ नहीं आती तो उसने बताया और मैंने आपको सुना दिया। क्या गलत बात थी? वो मायनी हेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी आंखों में झांकने लगा। सिमी घबरा गई। नहीं, मतलब अच्छा था। हाँ सही था, गलत नहीं था। बस तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, वो भी मेरे सामने, समझ गए?
वो उसके अचानक आंखों में देखने पर अपनी बुखलाहट छुपाए सिर्फ उसकी गलत सोच को झटकने के लिए उससे ही कह गई थी, वरना वो जानबूझकर उससे ये बोलता तो वो उसका कीमा बनवा देती आलम के हाथों। अच्छा, फिर तो ये मुझे बहुत पसंद है। कितना प्यारा इजहार। लफ्ज़ है। वो हाली का वक्ता अब सीधा होकर बैठा था। सिमी मस्जिद घबरा गई। उसका दिल किया बता दे कि ये लफ्ज़ सही अल्फाज हैं, वो भी नाकाबिले कबूल, पर वो उस दिमाग से आ रही इंसान को क्या समझा दी जो बगैर मायने मतलब जाने ऐसे बोल गया था। उसके तो सोच कर ही पसीने छूट गए। अच्छा, और आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है सिम्मी जी? हाँ, वो जो अपनी सोचों में थी चौंक कर देखा। और कौन-कौन सी ज़ुबानें आती हैं आपको सिम्मी जी? वो फिर से दोहराने लगा अपना सवाल और सिम्मी उसके जी में जज्बात डालने पर बेचुताब खाती रह गई। कोई नहीं, सिर्फ उर्दू, इंग्लिश और थोड़ी सी अरबी आती है। उसे सरसरी सा जवाब दिया और चाय के कप को उठाया, पर वो ठंडी हो चुकी थी। लाएँ, मैं गरम करके लाऊँ? आरिफ ने उसका जवाब सुनकर शुक्र किया और उससे कप लेना चाहा तो सिमी ने इनकार कर दिया। मेरा पीने को दिल नहीं जा रहा था, ये तो बस ऐसे ही सामने रखी थी। रिस्क है तो उससे वजाहत दी। हाँ, तो रिस्क को वापस ऐसे छोड़ देना भी तो गुनाह है, जब वो आपके हिस्से का हो। और आप ऐसे ना खाएँ तो अच्छा नहीं लगता। आप लाएँ, मैं गरम करके आता हूँ। उससे कहने के साथ उसके हाथ से कप ले लिया। सिमी ने तो फौरन ही उन शहद रंग आंखों को करीब से देखने से सर घुमा लिया। आरिफ उसके गुरेज पर हल्का सा हंस कर वहां से निकला। रमशा सोई हुई है? खामोशी से उकता कर उससे सवाल किया। जी, वो जल्दी सो जाती है और फिर 12 के बाद उठकर बाहर बैठती रहती है, अकेली। वो अपने लिए भी कप ले आया, दूसरा ब्लैक कॉफी का। तुमने अभी वो भरा हुआ कप पिया था? सिमी पहले कप फिर उसके गुलाबी लबों को देखकर टोके बिना नहीं रह पाई। इसके बिना गुजारा नहीं, यूँ समझ लें। गर्लफ्रेंड है मेरी। गहरा सांस भरते वो बोला। रात रात भर मशीनों के सामने बैठकर सर खुपाने के साथ ये ब्लैक कॉफ़ी ही तो थी जो उसका साथ देती थी उस हाल में। ये भी कोई बात हुई भला? अब तुम खाने पीने वाली चीज़ों से भी ये रिश्ते रखोगे? मतलब हद है आरीपन की। वो बड़बड़ाई और चाय का कप मुंह से लगाया। चाय तो तारीफ के लायक थी पर वो नहीं कर पाई। उससे मालूम था उससे कुछ कहना होता और वो फौरन फैल जाता। शुक्राना। वो मुस्कुराकर बोला। सिमी गहरा सांस भरती रह गई। उस बंदे से कुछ छुपा भी है कि नहीं? तुम फेस रीडर हो या नॉवल रीडर? उससे कोफ से सिज होकर पूछा। अरे हंस पड़ा। मैं मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ। लापरवाही से कहता वो उसके तासुआत से महसूस हो रहा था। सिमी ने चूक कर उसे देखा। तुम आ रही हो? वो तड़क कर बोली। शुक्राना। वधू बोला। तब सिमी को एहसास हुआ उसे दिमाग ने ही साथ जोड़ा। तुम दिमाग से आ रही हो? वो फौरन बोली। शुक्र, दिल तो है, मैं चलता ही उसी पे हूँ। दिमाग से मेरा दूर का वास्ता नहीं। बकवास मत करो, आलम को कॉल मिलाओ, पूछो इतनी देर क्यों हो गई है। वो टाइम देखते बोली। आरिफ चौंका और सीधा हो बैठा। मेरी मजाल, जो कॉल करके पूछूंगे कब आएंगे। हाथम की क्या औकात सिम्मी जी। वो आलिम को डिस्टर्ब करने से जल्दी इनकार कर गया। तुम कॉल करो, मैं खुद बात करती हूँ। उसके अटल अंदाज को देखकर वो सहेला था अपना मोबाइल जेब से निकाल कर आलिम को कॉल करने लगा था कि नागिन कॉलिंग देखकर सिम्मी से एक्सक्यूज करता साइड हो गया। वो हुरू लाइन का पूछ रही थी पर वो तो अभी नहीं आए थे। आलिम ने उलझ कर पूछा कि क्या हुआ हुरू लाइन को। तब मुस्कान ने उसे बताया, जिसे सुनकर वो तैश में आ गया। उससे बात करके जो मालूम हुआ उसे जल्दी से आलम को कॉल की। दूसरी कॉल पे अटेंड करते ही आरिफ की परेशान आवाज़ गूंजी। कहाँ है आलम? होरूलैन कहाँ है? उसकी तबीयत अब कैसी है? वो ठीक है, ड्रिप लगी है, ख़त्म होते ही पहुंच जाऊंगा। सिम्मी सो गई? आरिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते गहरा सांस भरा। नहीं, वो आपके इंतज़ार में बैठी हैं कि आएंगे फिर जाएगी सोने। उससे सामने गुस्से से घूरती सिमी को देखकर मुस्कुराहट दबाते कहा। अच्छा, उसे मोबाइल दो। आरिफ ने सर हिलाते कदम सिमी की तरफ उठाए। ये लें, आलम आपसे बात करना चाहते हैं। उससे मोबाइल अपनी हथेली पर रखते पेश किया। सिमी पल में समझ गई। यहाँ रखो। उसे दांत पीसकर सामने टेबल की जानिब इशारा कर दिया। आरिफ कंधे उचका गया। बस आए तो मुस्कुराते और अंदर से टूट फूट का शिकार होते मोबाइल रखा। कितना सोच लिया था उससे कि वो जब मोबाइल उठाएगी तो उसके नर्म हाथों के पोर उसकी हथेली को छूकर लकीरों को नायाब कर देंगे। पर सालिम का दिमाग उससे भी ज़्यादा चलता था। अपनी तो साली किस्मत ही खराब है। बहन थी तो दुश्मन साबित हुई। जिसे बीवी बनाना चाहता हूँ वो बहन बनने के लिए मचल रही है।
अब इतना भी बदसूरत नहीं, अच्छा खासा खूबरू मर्द हूँ। अपनी क्लीन शेव हल्की मूंछों पर हाथ फेरता वो शिकवे करती नजरों से सिमी को देखने लगा, जो आलिम की कोई बात सुन रही थी। सर झटक गया। आलम के समझाने कि वो काफ़ी लेट आएंगे, इसलिए वो सो जाए, सुबह नमाज पर मिलेंगे। सिमी तो उन्हें देखकर सोना चाहती थी, पर भाई का हुक्म भी आंखों पर था और कुछ उस हद से ज़्यादा शरीफ बंदे की बातों से भी पक गई थी, इससे हामी भर ली। आप मुझसे नाराज हैं? पूजा मोबाइल टेबल पर रख रही थी। आरिफ ने उठा दे पूछा, नहीं, भला मैं क्यों नाराज़ होने लगी तुमसे? हाँ, सिर्फ बुरी बातें सोचना छोड़कर पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो कहकर चादर संभालती सीढ़ियों की समेत बढ़ गई और पीछे आरिफ का मुंह खुल गया। क्या मैं इसे नर्सरी का बच्चा लगता हूँ? या अल्लाह! उसे सदमे से बाल मुट्ठी में जकड़कर ऊपर देखा। मेरे जितने लड़कों के तो दो दो बच्चे होते हैं और एक मैं इन्हें बच्चा लगता हूँ। लगता है मुझे मूछें बढ़ा देनी चाहिए, फिर तो उन्हें एहसास हो कि मैं शादी के लायक अच्छा खासा जवान मर्द हूँ। वो झपट कर मोबाइल उठाते बड़बड़ाता एलईडी ऑन करके सोफे में धंस गया। अब उसकी सारी सोचें मुस्कान और दाद की तरफ थी। पता नहीं क्या कर रहे होंगे वहीं। हूर शुक्र था कि उससे कुछ नहीं हुआ। मैंने इसे अपने हाथों से रोज की तरह दवाई खिलाई थी, तो तुम ये कैसे कह सकते हो इसने दवाई नहीं खाई? आलिम कराहत लहजे में डॉक्टर से बताना, देखिए सर, ये रिपोर्ट्स देखिए और ये बिजली देखिए। उन्होंने दोनों रिपोर्ट सामने की, जिसे आलम ने झपट कर पढ़ा। आप समझ रहे हैं, जानते हैं मैडम की इब्तदाई हालत? तो याद होगी जब उसे मिन्स के हिसाब से उन अमेरिकन माहिर डॉक्टर से जहर दिया था। ये तो अल्लाह की रहमत थी जो मैडम पर ज़्यादा असर हुआ। एक जादू था, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी। मज़ीद तभी उन डॉक्टर्स की जानलेवा साजिश नाकाम रही। हमारे कहने का मतलब है कि जहर कितना भी क्यों ना ख़त्म हो, पर अपना असर ज़रूर छोड़ता है, जैसे मैडम पर। उन्हें दौरे पड़ते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। और मुंह से झाग निकलना ये जहर नहीं, वो दहशत के ज़ेर असर मासी भी पहुंच जाती हैं और उस पर जुल्म झेलती चीखना चाहती हैं, पर आवाज़ खौफ से जो हलक में दब जाती है और उसकी घोघर की सूरत में थूक झाग की तरह बाहर आती है। आपको मालूम है, हमने पहले बताया था कि इन दोनों से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। वो उसकी जान ले सकती हैं, क्योंकि वो तब आपके पास मौजूद नहीं होती। वो को उसी कैद में महसूस करती हैं और सब झेल रही होती हैं। हक उस पर गुजरा होगा। ये एक खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान माजी में ना सिर्फ चला जाता है, बल्कि गुजरा हुआ कल उससे आज लगता है। और उस कल में किए गए जुल्म, बातें, दहशतें उसे सब आज भी झेलनी पड़ती हैं। और मैडम के साथ यही मस्सा है। हमने कहा था कि उन्हें तब तक दवाई देनी है जब तक वो बिल्कुल भूल ना जाए अपने माजी को। जैसे आज दौरा पड़ने के बावजूद वो आपसे मुखातिब थी कि आप उसे वहाँ से ले जाएं। मतलब उस पर असर हो रही हैं दवाइयाँ, वो ठीक हो रही हैं। अगर वो आज की दवाई खाती तो ये ना होता जो आज हुआ है। उनके दिमाग पर माजी की यादें असर नहीं करती, पर बहरहाल आप उन्हें सिर्फ तकलीफ, दुख और माजी की पहुंच से दूर रखें, वरना अब हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शट अप! लब खींचे सुनता हूँ। आलिम गुस्से से टोक उठा। डॉक्टर खुद खामोश हो गए। उसने उसे दवाई खिलाई थी तो क्या उससे फिर मुंह से निकाल दी थी? क्यों आखिर वो उसकी जिंदगी से कैसे खेल सकती है इतनी बेरहमी से? दवाई दी उसे? रिपोर्ट्स उनके हवाले कर दे, वो बोला और मोबाइल वापस जेब में रखा। जी दवाई दी है, ड्रिप भी लगा दी है। दाएं जानिब खड़े डॉक्टर ने कहा। वो इस वक्त रूम के सामने कॉरिडोर में खड़े थे, जहां दूसरे डॉक्टर आते जाते सीनियर डॉक्टर्स को उस आदमी के सामने दाएं बाएं खड़े दिख रहे थे। वहीं आलम सुनकर सहेला गया। कितने बजे जा सकते हैं? सर, सिर्फ आधा घंटा। उनमें से एक बोला और आलिम सहेलाते वहां से जाने का इशारा दिया। वो चले गए। जब ही लिफ्ट से निकलकर भागता अलीफ साहिर को कॉरिडोर में खड़ा देखकर उसके पास पहुंचा। आलम, होरूलैन कैसी है? उससे जल्दी से पूछा और डोर में बने छोटे से खोल नुमा विंडो से झांका। अंदर जहां वो खामोशी से आंखें छत पर टिकाई पड़ी थी। अंदर मत जाओ। साहिर उसे अंदर जाते देखकर गुस्से से बोला। अलीफ ने ठंडी सांस भरते मुड़कर उसे सुर्ख अंगारा आंखों में देखा। वो जाग रही है। उससे बेबसी से कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। भले ही मुस्कान उन्हें सजा दे, मैं बीच में नहीं आ रहा, पर होठ से मिल लूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उसकी बात सुनते साहिर ने सख्ती से लब बेविस करते खुद पर सब किया। उसके बावजूद भी वो पूरी तरह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम आइंदा कैसे कह सकते हो? वो अचानक उस पर झपटा और उसके कॉलर को पकड़कर झटका देते उस पर घुराया कि सारे हॉस्पिटल में जैसे सन्नाटा छा गया। जिससे उसकी गुराहट सुनी वो झुर्री
ले उठा। नहीं कहूँगा आइंदा। वो इस वक्त आलम की जगह पूरी सुर्ख आंखों में पीस को पहचाने बामुश्किल खुद को संभालते बोला था। शक्ल दफा करो सब। वो मेरे लिए जाग रही है। तुम सब कभी उसे खुशी नहीं दोगे। दूर हो जाओ उससे, वरना मैं अपने हाथों से दूर कर दूंगा उस वजह को जो उसे अपने करीब करना और तकलीफ देना चाहती है। वो दरवाजे से दूर कॉरिडोर के फर्श में अलिफ को फेंकता था। तुम नूर के लिए ये नहीं बोल सकते आलम। अलिफ तड़प कर बोल रहा। मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूँ। डिपेंड तुम पर करता है तुम उसे कितना बचाते हो। वो सर लहजे में बोलता खुद पर जब्त करते अंदर बढ़ गया, जबकि अलिफ ने उसकी पुश को देखते जोर से मुक्का फर्श पर मारा। वो खड़ा होता विंडो के करीब आया जहां वो अब उसके पास बैठा था। उसे पूरी तरह कैद किए हक जमा लिया था उस पर, जैसे थी ही उसकी। उससे से सोचते वो मुठियां भींच गया और मुड़ा तो सामने खामोश खड़े बुरहान को पाकर एक पल के लिए साकित हो गया। तुम इससे डरते हो राइट? उसके माथे से निकली हल्की सी बूंद को अंगूठे से साफ करते हुए चिताकर बोला। मेरे हिसाब से तुम्हें अभी तक जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था, जहां तक तुम्हारा डर है। वो चपा चपा कर अल्फाज अदा कर रहा था। मेरा डर अपनी जगह भाई, पर उसके पास हमारी कजन है होरोलैन, जिस पर उसका हक नहीं हमारा भी है। वो जोर से बोला। दूसरों की सजा वो हमें नहीं दे सकता। दूसरे छोड़ो, दाद वो ही हमारी नहीं रही। सब कुछ जानते वो उसका साथ दे रही है, उसके हम कदम है। बुरहान को जो शक था साइड से उसे इस अंदाज से बात करते देखकर, वो उसके अभी भी गुस्से को देखकर साइल हो गया। वो फेरी को बामुश्किल मुस्कान की गैर मौजूदगी में सुलाते बाहर दांत के पीछे जाने लगा था कि मिलकर उसे ढूंढे वो कहाँ गई। पर उसके बाहर निकलते ही लॉज में बैठी उन तीनों लड़कियों के वालिदैन और औरत के जवान बेटे शोहर भी मौजूद थे। उसे देखते उसके दोनों माँ बाप उस पर चढ़ दौड़े। माँ के तंज के तीर के बड़ी अच्छी लड़की भी आकर लाए थे, जो अपने शोहर के हुक्म को जूती की नोक पर रखती एक गैर महरम के हुक्म पर सर को हम देकर अकेली रात में निकल गई, और वो भी उन्हें सारे खानदान में बदनाम दहशतगर्द साबित करते, सबके सामने पिस्टल निकाल कर। आसिया बेगम कमाल साहब के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, जो वो कह रही थी कैसी लड़कियां कभी घर नहीं बंद करती, और वो तो शुरू से ही एक कैरेक्टरलेस माँ की बेटी है। कुछ रंग तो होंगे उसमें। इस बात पर बुरहान उनसे लड़कर यहाँ पहुंचा था। फिर दाद का अंदाज़ा, गुस्सा, हठधर्मी, गुर्राहट भरा देखकर वो पूरी तरह उलझ गया। तब उससे वो अपना दांत नहीं लगा, जो मासूम के साथ डरपोक भी इंतहा का था। ये तो कोई और था, निडर, बेखौफ, बहादुर। पर अब उसे ऐसे ही अपने सामने देखकर वो समझ गया था वो काफ़ी जज्बाती हो गया था। भाई वो नादान है, कुछ नहीं समझती। आप उससे बदगुमान ना हो। मुस्कान का मालूम है। उससे अपना सवाल पूछा, हालांकि दिल कर रहा था अभी अंदर जाए और उससे छीन ले हूर को, उसे देखे, उसकी हालत का पूछे। पर वो नहीं कर सका क्योंकि वो भूला नहीं था अपनी बेइज्जती। नहीं, मुझे नहीं मालूम। दाद इनकार करता एक थकन भरी नजर बंद दरवाजे पर डालकर वहां से निकलता चला गया, जबकि उसके जाते ही बुरहान ने मोबाइल कान से लगाया। इस नंबर की लोकेशन देखो और फौरन ही लेडी ऑफिसर्स के साथ मुझे भी यहाँ से लेते जाओ। उससे एसएचओ से कहा, जो इस वक्त ड्रोन पर था, और उससे अपनी लोकेशन भेजते वो हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हम घर कब चलेंगे? कपूर ने उकताहट से पूछा। चल रहे हैं, सिर्फ कुछ देर। उसी गाल से लाते वो बोला और झुककर माथे पर बोसा दिया। आप नाराज हैं? वो उसका हाथ दूसरे हाथ में पकड़ दी, कुछ खौफसदा होकर पूछने लगी। होना चाहिए था, पर मैं हो नहीं पा रहा। हालांकि तुम्हारी इस गलती पर मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए। वो उसकी उंगलियों की पोर लबों से लगाता बोला। सारा गुस्सा, कहर और वहशत उसका चेहरा देखते झाग की तरह बैठ गई थी, और वहां सिर्फ उसे सीने में खींचने की तड़प थी, जो किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। मैं सिम्मी को बताऊंगी आपने मुझे थप्पड़ मारा, मुंह बनाकर बोली। आलम ने हैरत से देखा। मैंने मारा नहीं, मारना कहा है। उससे ठहर कर अल्फाज अदा करते जताया। हाँ, तुम मारना मारा एक ही तो बात है। उसमें मीम रे अलिफ अदा है, और इसमें भी। उसका दिमाग तेज था, जिससे आलम कतई मुकाबला नहीं कर सकता था ऐसी बेवकूफ़ियों में। तुमने मुझे हर्ट किया है, दवाई क्यों नहीं खाई मेरा बच्चा? अगर कड़वी लगी थी तो तुम मुझसे कह देती, मैं उसके बाद तुम्हें कुछ खिलाता। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खफा होकर बोला। अब की बार हूर तड़प गई, फौरन ही उसका हाथ अपने लबों से लगाया। मैं तो आलम बस आपको दिखाना चाहती थी कि मैं ठीक हो गई हूँ,
मुझे अब वैसा महसूस नहीं होता जैसे पहले होता था, पर मुझे क्या मालूम, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो रोने लगी थी और आलम उसकी सारी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तुम ठीक हो रही हो, रोते नहीं मेरी शहजादी। ठीक है, किसने कहा तुम ठीक नहीं? आलिम ने कहते चेयर छोड़कर उसके पास बैठा और आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में रखते आंसू साफ किए, जबकि हुरूलैन ने गर्दन उठाकर उसके कोट पर अपनी नाक रगड़ी। आप अब हर्ट नहीं? नहीं। उसके डर को देखते वो नरमी से बोला। अच्छा, फिर उस दिन वाला मोबाइल में गाना लगा दे। पता नहीं नूर मिस से क्या समझ रही होंगी कि मैं बहाना बनाकर उन्हें छोड़ आई अचानक। नूर ने मुझसे कहा था कि वो मेरा रूम में इंतज़ार कर रही है, मुझसे बातें करना चाहती है। वो उससे फरमाइश करके उदास हो गई। आलम ने बगैर कुछ कहे मोबाइल पर उसके लिए डाउनलोड किए गए सॉन्ग में से एक प्ले किया। हालांकि वो समझती कुछ नहीं थी, फिर भी उसे सुनना अच्छा लगता था। कभी कभी जब मूड होता, आलम से मोबाइल लेकर उसे अपने सीने पर रख दिया और खुद उसके हाथ की गरमाइश लम्स गाल पर महसूस करती आंखें मूंद पड़ी थी। फिजा में मध्यम सी खूबसूरत आवाज़ बिखरी हुई थी और वो हॉस्पिटल में बड़े मज़े से पड़ी थी, उसी गोद में सर रखे, जबकि म्यूजिक की मध्यम सुरों में कह रहा था, Gotta let you know what's on my mind. These feelings for you I can't have. Your heart is what I hope to find. I lose myself within your eyes. Thank God I found someone like you. These feelings I have like anew. Guess that's why I am so afraid. I need to say that I don't wanna waste another minute without your love, without your love, driving me crazy. But you are driving me crazy. I need you, girl. I need you, girl. Cause I don't wanna spend another lonely night without you, my baby. Without you, my baby. I need you, girl. I need you. I need you now. Could I let you know that you are the one? Into your arms. No, I can run. And I won't want to fade away. You are like my skies with brighter days. Thank God I found someone like you. These feelings I have, like are new. Guess that's why I am so afraid. I need to say that I don't wanna waste another minute without your love, driving me crazy. But you are driving me crazy. I need you, girl. I need you, girl. But you are driving me crazy. I need you, girl. I need you, girl. गाने के ख़त्म होते आलम ने मुतबस्सम नज़रों से उसकी गुलाबी लबों की मुस्कुराहट देखी और आहिस्ता से उंगली उठाकर उसकी पंखुड़ियों जैसे गुलाबी लबों पर फेरी, जैसे उसकी मुस्कुराहट को छूना चाहता हूँ। पर जानता था अगर मुस्कुराहट को छूने की चीज़ होती तो हज़ारों लोग नोच कर फेंक देते एक दूसरे के लबों से। वैसे भी वो अब भी पास नहीं आते थे अपनी जहरीली जुबान की जोर दिखाकर। उसका हाथ आहिस्ता से उसके पेट पर गया जहाँ वो सिमटी थी। वहीं आलम ने झुककर उसके सर का बोसा लिया और मध्यम आवाज में गुनगुनाया उसके कान में। ड्राइविंग मी क्रेजी, बट यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। आई नीड यू गर्ल। आप गा रहे हैं? उरुलैन ने भूजल आंखें फैलाकर हैरत से पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वह हंस पड़ा उसकी पलकों को छूकर। आप गुनगुना रहे थे, कितनी अच्छी प्यारी आवाज़ है। मेरी माँ ने तो ऐसे बेरोजगार बैठने से बेहतर है गाना गाएं, बहुत पैसे मिलेंगे, नूर ने मुझे बताया था। वो मशवरे से नवाजने लगी। एक तो इस नूर ने तुम्हारे दिमाग में फालतू का फतूर भर दिया है। वो बड़बड़ाया कि हुरूलैन सुन न सकी। अच्छा, क्या बता रहे थे मुझे? वो सुर्ख होती पूछने लगी। आलम ने डॉक्टर के नंबर पर मैसेज करते बोतल को देखते ट्रिप निकाली। मैं कह रहा था कि तुम मुझे पागल कर रही हो शहजादी। वो उसके चेहरे पर झुककर नरमी से मोहब्बत भरी शरारत करता उसे बाहों में भर गया। वो वहाँ से निकल रहा था तभी डॉक्टर भी उसके पीछे आए, कुछ नई दवाइयों का नुस्खा उसके हवाले करते। फीस देकर अंदर वापस बढ़ गए। वो आलिम को बाहर आते देखकर उसके आदमी ने भागकर गाड़ी का पिछला डोर खोला, जहाँ सीटों को जोड़कर उसके आराम के लिए बेड की शक्ल दी गई थी। आहिस्ता से उस पर लेटाकर वो डोर लॉक करके अपनी जगह पर आया। गुरुलैन की सीट बेल्ट बांधकर अपनी बांधी और ग्लास विंडो पर पर्दे बराबर कर दिए। हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा था हम बेकसूर हैं बहन।
वो तीनों लड़कियां रोती उसके हाथ में हंटर देखकर ज़मीन पर गिड़गिड़ा रही थीं और उनसे मुख्तलिफ हालत उस औरत की भी नहीं थी। तुम बेकसूर हो। तुम जैसे लोग ऐसी बातें सुनकर उन्हें बढ़ावा देते हैं, बजाय टोकने रोकने की उन्हें मज़ीद हिम्मत देते हैं कि वो आगे बढ़ाएं इस बात को। और तुम कह रही हो तुम बेकसूर हो, यू। वो उनके बालों को मुट्ठी में जकड़े अपने बूट की ठोकर रसीद कर रही थी, जबकि उस औरत के वजूद पर वो अपने हाथों में मौजूद हंटर से वार करने लगी। बंद फ्लैट के उस साउंड प्रूफ रूम में दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। माफ़ कर दूं मैं तुम सबको। वो गजबनाक हुई उन पर उड़ाई या लहूलुहान वजूद लिए रोती हुई एक दूसरे में सिमट गई। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं बनाऊंगी। मुझे बख्श दो, माफ़ कर दो। वो औरत सिसकती उसके पाँव में गिर गई। फिर से गलती, फिर मुझसे माफ़ी। तुम्हें खुदा का नहीं डर है, जूतू का है, जाहिल औरत। उससे भारी लॉन्ग स्याह बूट्स वाली ठोकर उसे रसीद करते सर्द आवाज से बोला और घुमाकर हंटर उसकी पीठ पर मारा कि चीख लड़कियों की निकल गई। उसके बाद वो रुकी नहीं। उसका हाथ किसी जालिम की तरह चलने लगा कि उन्हें लगा उनकी सांसें जाने लगी हैं। एहसास हुआ कैसे तकलीफ देती हैं बातें। वो गहरी सांस भरती अधमोए उनके वजूद के पास बैठी। ऐसी ही तकलीफ होती है अल्फाज की, बेहिस बेरा रवि पर डाल देती है तुम जैसों की जुबानें। एहसास नहीं होता, कह रहे खुदा से नहीं डरते, बातें कहानियां बनाने माहिर होते जा रहे हो। अगर अलिफ का हुक्म ना होता तो मैं सबकी जुबानें काट देती इस हराम हरकत पर खुश हो जाओ, अपनी साथ की वजह से बच गई। वो तल्ख तेज सहजे में उन पर एक नफरत भरी नजर डालकर वहां से निकली। पीछे वो बेहोश लहूलुहान वजूद उसकी बातों से लापरवाह बेनियाज पड़े थे, जबकि वो पहले साड़ी में थी और ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पर ब्लैक की जैकेट पहने, हाथों पर ग्लव्स, पाँव में लॉन्ग बूट्स, वालों की पोनीटेल थी। वो कुछ देर पहले की मुस्कान से यकसर मुख्तलिफ थी। अपने हाथों से ग्लव्स उतारकर उससे वहां मौजूद आदमी के हवाले किए, साथ हंटर भी। होश आ जाए तो इन्हें सही सलामत इनके घर पहुंचा देना। वो कहकर वहां से निकली और मोबाइल पर आलिम से रब्ता करने की कोशिश कर दी। गेट तक पहुंची थी कि तभी पुलिस की गाड़ी उसके फ्लैट के बाहर आकर रुकी। लड़कियां और वो औरत कहाँ है? बुरहान कराहत लहजे में उसे सर से पांव तक दिखता गुस्से से बोला, अंदर है, ले जाओ। वैसे भी मेरा काम खत्म हो चुका। वो मोबाइल ऑफ कर दी, जेब में रखकर मुंह में बबल डालने के साथ कंधे उचकाती बोली। पीछे खड़े एसएचओ अरमान और लेडी ऑफिसर सैरत बेयकीनी से मुस्कान को देख रहे थे। ये फ्लैट शहर से काफ़ी दूर था और इस पहर वो लड़की, इस वक्त वो यूं अकेली यहाँ हैरत से मरने का मुकाम था और हुलिया भी तो आम नहीं था। अरेस्ट हर। उससे नफरत से उसे देखते एएसआई शुमाइला से कहा। वो फौरन हरकत में आई और एसपी का हुक्म मिलते ही उससे आगे बढ़ते ही मुस्कान की कलाई में हथकड़ियाँ पहनाई। यहाँ जो कोई भी है उसे अरेस्ट करो जल्दी। उसने दूसरा हुक्म दिया। यहाँ कोई नहीं, जो था वो जा चुका है। उसे बबल चबाते हुए बेनियाजी से बताया। तभी पूरी जोर से बुरहान का हाथ घूमा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। जब बोला जाए तब बोलो मुस्कान आरिफ। उसके जबड़े को मुट्ठी में जकड़े वो उसके ऊपर हिकारत से बोला। सब सुन खड़े थे बुरहान के गुस्से पर, जिससे मुस्कान के चेहरे को एक तरफ झटक कर अंदर बढ़ गया और एएसआई उसे ले जाकर पुलिस मोबाइल में बिठाने लगी। अरमान वहीं खड़ा था लेडी ऑफिसर के साथ, अलबत्ता बाकी सब अंदर गए थे। मुस्कान अंदर गाड़ी में बैठी खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ अंधेरी की वजह से वो सिर्फ इतना ही देख सकी जैसे वो उनके बेहोश वजूद को गाड़ियों में डाल रहे थे। वो धंस पड़ी तलखी से। नादान एसपी,